नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जोधपुर से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के घर पर छापा पड़ा है, सीबीआई का छापा। अग्रसेन गहलोत के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची और पड़ताल शुरू की। दिल्ली और जोधपुर की टीम जांच कर रही है। अग्रसेन गहलोत और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ भी जारी है। पावटा स्थित खाद बीज की दुकान पर सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। इससे पहले ईडी भी छापेमारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी चल रही है। उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। इससे पहले ईडी की भी कार्रवाई हो चुकी है। ईडी भी छापेमारी कर चुकी है। सीएम गहलोत के बड़े भाई हैं अग्रसेन गहलोत, जिनके निवास पर एक कार्रवाई चल रही है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच टीम ने कब्जे में ले लिए हैं। अग्रसेन गहलोत और उनके परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली और जोधपुर की टीम मिलकर ये कार्रवाई कर रही है। अग्रसेन की गिरफ्तारी पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। सीएम गहलोत के बड़े भाई के यहां सीबीआई का छापा। अग्रसेन गहलोत के निवास पर एक कार्रवाई चल रही है। निवास और दुकान पर सीबीआई की रेड। सीएम गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के निवास पर सीबीआई की रेड। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच टीम ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। अग्रसेन गहलोत और परिवार के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। दिल्ली और जोधपुर की टीम मिलकर ये कार्रवाई कर रही है। दस्तावेज खंगालने के साथ खातों की भी जांच चल रही है। इससे पहले ईडी ने छापा मारा था। फिलहाल हाईकोर्ट ने अग्रसेन की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। क्या आरोप है अग्रसेन गहलोत पर, यह भी आपको बता देते हैं। निर्यात प्रतिबंधित फर्टिलाइजर के निर्यात में शामिल होने का आरोप। अनुपम कृषि अग्रसेन गहलोत की कंपनी है। अनुपम कृषि बैन के बावजूद एमओपी का निर्यात कर रही थी। इसमें शामिल थी अनुपम कृषि। म्यूरिएट ऑफ पोटाश एमओपी फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध है और इसका निर्यात किया जा रहा था। इसमें शामिल थी गहलोत की कंपनी आईपीएल इंडियन पोटाश लिमिटेड। इसे आयात करती है। किसानों को सब्सिडी पर एमओपी दी जाती है। मामला क्या है अग्रसेन गहलोत के खिलाफ, यह भी आपको बता देते हैं। आईपीएल यानी इंडियन पोटाश लिमिटेड के ऑथराइज्ड डीलर थे अग्रसेन गहलोत। 2007 से 2009 के बीच उनकी कंपनी ने सब्सिडाइज्ड रेट पर एमओपी खरीदा। एमओपी सब्सिडाइज्ड दर पर किसानों को बेचने की बजाय उन्होंने दूसरी कंपनियों को बेच दिया। यानी सब्सिडी वाली दरों पर नहीं बेचा और दूसरी कंपनियों को बेचा, जहां से उन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाया, ऐसा आरोप है। इन कंपनियों ने एमओपी को इंडस्ट्रियल सॉल्ट के नाम पर मलेशिया और सिंगापुर पहुंचा दिया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2012-13 में इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। कस्टम विभाग ने अग्रसेन की कंपनी पर करीब 5,46,00,000 रुपए की पेनल्टी लगाई। भाजपा ने 2017 में इसे मुद्दा बनाया था। हमें जानकारी मिली। फिर सर अंदर क्या कार्रवाई चल रही है और किस तरह की वो उनकी कार्रवाई है, जो इन्वेस्टिगेशन का जो फॉर्मेलिटी होती है वो अपनी। सीएम गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार की जो दमनकारी नीति है, भारत सरकार का अनावश्यक दबाव, राजनीतिक प्रेशर जो एजेंसीज के ऊपर है, वो सबको दिख रहा है। आज जिस प्रकार ईडी ने द्वेषपूर्ण भावना के तहत सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को प्रताड़ित करने का जो ठान ली है, उसके विरोध में, और आज जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीआई ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ पर जो रेड की है, जो छापेमारी है,
वो इस बात का प्रतीक है कि तमाम एजेंसीज, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो, ये सभी एजेंसीज राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी का विरोध इन संस्थाओं का राजनीतिकरण करने के खिलाफ है। आज अशोक गहलोत जी के यहाँ पर, उनके भाई के यहाँ पर सीबीआई का छापा मैंने टीवी पर देखा, डाला गया। किसको डराना चाहते हैं? तीसरी बार सीएम है जो आदमी जमीन से उठकर यहाँ तक आया है। आप यदि कांग्रेस कार्यालय को सीज कर देंगे, राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जुल्म होगा। राजस्थान, हरियाणा, यूपी नंबर की गाड़ियां दिल्ली में जाती है, उनको उतार उतार कर मारोगे तो क्या अशोक गहलोत विरोध नहीं करेंगे? विरोध का मतलब आप सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को पीछे लगा दोगे। हमारा ये मानना है, आज अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ पर कार्रवाई हुई है, ये कुछ भी कर सकते हैं और हर तरह की कार्रवाई के लिए पूरी कांग्रेस तैयार है। आपने सब कांग्रेस के लोगों को अलर्ट कर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। अत्याचार केंद्र की भाजपा नीति सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के भाई को कोई नहीं जानता दुनिया के देश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के भाई को जानता नहीं था, उसी प्रकार मेरे भाई को कोई नहीं जानता था। अब तमाम मीडिया चला रहा है, सीबीआई का छापा पड़ गया, उनके यहाँ छापा पड़ गया। तो ये परिवार के जो सदस्य हैं उनका क्या कसूर है? कहाँ पर राजनीति में कोई भाग ले रहा है कोई व्यक्ति, उनके परिवार वाले पे अटैक हो और वो सरकार द्वारा, मैं समझता हूँ उचित नहीं कहा जा सकता। इससे कोई हम गंवाने वाले नहीं हैं। आज मैं आया हूँ, संडे को मैं वापस जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा, मंडे को वापस भाग लूँगा वहाँ पर मोमेंट के अंदर। आप अन्याय कर रहे हो सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर। हम बार बार कह रहे हैं कि वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हैं, वहाँ का 1 रुपया भी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी नहीं ले सकते हैं चाहते हुए भी। तो जब आप प्रॉफिट ले नहीं सकते उसके अंदर, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई ये बताए? तब भी तंग किया जा रहा है। तो ये पूरा देश देख रहा है, इसीलिए लोगों में आक्रोश भी है, कार्यकर्ताओं में भी बहुत भयंकर आक्रोश पैदा हुआ, इसलिए लोग दिल्ली तक आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, देखिए आप, महंगाई बड़ा मुद्दा है, बहुत भारी मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तनाव है गांव गांव में। मैं बार बार कहता हूँ, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में इतनी बड़ी दरार हो गई है, अविश्वास हो गया। पता नहीं जिसका बस चलेगा वो अटैक नहीं करते हमारे ऊपर, जिसकी संख्या कम होती है वो ज़्यादा डरता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। क्या ये देश हित में है? क्या देश इस प्रकार विकास कर पाएगा क्या जब आप अशांति रहेगी, तनाव रहेगा? तो प्रेम, भाईचारा, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी को हम रिक्वेस्ट करें कहने के लिए, मैंने तो हाथ जोड़ दिए प्रधानमंत्री को, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप अभी जो माहौल देश में बन गया है, कारणों मत जाओ, मान लीजिए नहीं जाना चाहते नहीं जाए, पर कम से कम उनको अपील करनी चाहिए कि मैं चाहूँगा देश में शांति, भाईचारा, प्यार मोहब्बत से सब रहे और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी को कहने में क्या एतराज है? ना प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना गृह मंत्री जी कह रहे हैं, तो पूरा देश सख्ते के अंदर है। सेना भर्ती के नए नियम को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं इन प्रदर्शनों से जुड़ी हुई। 3 शहरों की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर भरतपुर की है, जहां आक्रोशित युवकों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। युवकों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। युवकों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। दूसरी तस्वीर सीकर की है, जहां एसएफआई के कार्यकर्ता सेना के नई योजना के विरोध में सड़क पर उतर आए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित छात्रों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। तीसरी तस्वीर झुंझुनू की है, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। प्रदेश में अग्निपथ स्कीम को लगातार तीसरे दिन विरोध जारी है। भरतपुर में भी युवकों ने योजना का विरोध किया। यहां युवकों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। आक्रोशित युवकों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। युवकों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। युवकों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे।
सीकर जिले में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ स्कीम का विरोध किया। बड़ी संख्या में आज एसएफआई के कार्यकर्ता योजना के विरोध में सड़क पर उतर आए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित छात्रों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। सीकर में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे बड़ी संख्या में युवा एसके स्कूल ग्राउंड से रवाना होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। योजना के विरोध में झुंझुनू में युवकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। दरअसल आज एसएफआई और डीवाईएफआई की ओर से झुंझुनू जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन था। इसी दरमियान युवाओं ने जबरदस्ती कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों के गेट के सामने लगाए गए बैरिकेड्स को हटाया और घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने मामला बिगड़ता देख एसएफआई कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती पकड़कर पीछे धकेला और फिर माहौल को कंट्रोल में किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अग्निपथ स्कीम को युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा और नौजवान देश सेवा के लिए आगे आएंगे। 4 साल बाद उन्हें और भी मौके मिलेंगे। पूनिया ने युवाओं से आह्वान किया कि वो इस योजना का स्वागत करें, क्योंकि इस योजना में ऐसी कोई कमी नहीं है जो युवा विरोधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को युवाओं को सेना में भर्ती के अवसर के लिए अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीरों की भर्ती करने का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देश के नौजवानों को अब पिछली भर्ती के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा अवसर मिलेंगे। इन नौजवानों की 17 से 21 वर्ष की आयु के वो सब लोग जिन्होंने 10वीं 12वीं या कोई टेक्निकल डिप्लोमा या कोई ऐसा कोर्स किया, उनको अवसर मिलेंगे। ये 4 साल तक सेना को सेवा देंगे। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और उसके बाद एक प्रशिक्षण के बाद 4 वर्ष तक इनको अच्छे वेतन, अच्छी सुविधाओं के साथ, और जब 4 साल बाद लौटेंगे तो 12 लाख रुपए का पैकेज इनको वापस मिलेगा। इस दौरान सैलरी भी इनकी निरंतर मिलेगी, सेविंग्स भी इनकी होंगी। जब वापस आएंगे तो उसमें भी 25% लोगों को और आगे लगातार सेवा का अवसर मिलेगा। वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, उनकी दक्षता के माध्यम से, कुशलता के माध्यम से। लेकिन इन नौजवानों को एक तो कम उम्र में ऐसा अवसर मिलेगा जो पहले बड़ी उम्र में मिलता था। दूसरा, जब ये वापस आएंगे तो प्रदेश की अनेक सरकारों ने, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये तमाम वो प्रदेश हैं जो इन लोगों को स्थानीय पुलिस और सहयोगी बलों में नियुक्ति के लिए उनको प्राथमिकता से रखेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आए और सैनिकों की भर्ती वाली अग्निपथ स्कीम को समझें। इस स्कीम के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना की विश्वसनीयता है। कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि अग्निपथ स्कीम युवाओं और देश दोनों के लिए फायदेमंद है। अभी जितनी संख्या में सेना भर्ती होती है, अब उससे कई गुना ज्यादा संख्या में भर्ती होगी, जिससे युवाओं को सेना में जाने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। नमस्कार साथियों, सभी युवा साथियों से मेरी अपील है कि सेना की जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना है उसको सबसे पहले समझ लें। ये आपके लिए और देश के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो अभी जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उससे कई गुना ज्यादा संख्या में रिक्रूटमेंट होगा, यानी आपको अवसर और ज्यादा मिलेंगे सेना में जाने के। दूसरा, हर 4 में से 1 व्यक्ति को सेना में 15 साल और कम से कम नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तीसरा, जो बाहर भी जाएंगे, आप देखिए 24 साल की उम्र में आपके आसपास कौन सा ऐसा युवा है जो 20 लाख रुपए कमाकर 24 साल की उम्र का हो। और यही नहीं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, इन सब के अंदर आपको नौकरी करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। 24 साल की उम्र में ऐसा भरोसा किसके पास है, ये जरा सोचिए। चौथी बात, ये
पहली बार नहीं है कि ये योजना हो रही है। दुनिया के कई देशों में इस योजना को सफल तरीके से चलाया जा रहा है और दूसरे ही देशों में नहीं, भारत के अंदर भी अधिकारियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए कई सालों से ये चल रही है। सेना इससे और मजबूत हो रही है। और सबसे आखिर में इस योजना के पीछे दो सबसे बड़े विश्वसनीय लोग हैं, संस्था हैं। एक तो भारतीय सेना और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी। दोनों पे विश्वास रखिए। संक्षिप्त में अभी बताया है, विस्तार से बाद में बतलाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अग्निपथ योजना की घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको बहुत सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जोधपुर के मथानिया थाना इलाके के चौपासनी गांव की एक फैक्ट्री के पीछे बने हौद में 4 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है। खबर मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और चारों शवों को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू की। घटना में मृत मजदूरों की उम्र 20 से 22 वर्ष बताई जा रही है। सभी मृतक मजदूर बाड़मेर जिले के रहने वाले थे। बाड़मेर में घरेलू कलह जानलेवा साबित हुआ और एक शख्स ने 2 बेटियों के साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना सिणधरी थाना इलाके के सणपा गांव की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि देर रात भी घरेलू विवाद हुआ था, जिसके बाद भी पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसके बाद सुबह 55 वर्षीय शख्स ने अपनी 2 बेटियों को फांसी पर लटकाकर खुदकुशी कर ली। खबर दौसा से। दौसा में आईओसी के पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एसपी ने इस मामले में बालाहेड़ी चौकी के 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इन पुलिसकर्मियों में 1 एएसआई, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल और 2 चालक कांस्टेबल हैं। एसपी ने बताया कि तेल चोरी में पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच एएसपी दिनेश शर्मा को सौंपी गई है, जिसमें फिलहाल ये बात सामने आई है कि बालाहेड़ी चौकी के पुलिसकर्मियों ने बाहरी राज्यों के नंबरों वाली गाड़ियों की जाँच नहीं की। बता दें कि बालाहेड़ी पुलिस चौकी से कुछ ही मीटर दूर थर्माकोल की फैक्ट्री के अंदर आईओसी पाइपलाइन से तेल चोरी हो रहा था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मौजपुर गांव की एक अवैध फैक्ट्री में आग लगी। मौजपुर में जो क्रूड ऑयल चोरी वाला मामला है, उसमें बालाहेड़ी चौकी का जो है हमारा स्टाफ जो है, जिसमें 1 हेड कांस्टेबल, 1 एएसआई, 4 कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल, 2 ड्राइवर कांस्टेबल जो है, उनको निलंबित किया गया है। और पुलिस की क्या उसमें भूमिका है, इसके बारे में जांच जो है वो एडिशनल एसपी सिकाऊ को दी गई है। मतलब अभी प्राइम फेशिया तो ये है कि जब बाहर के नंबर की गाड़ी अगर आ रही है और ये हमारी वो है कि उसमें हम उनको चेक करें, अदर स्टेट्स की गाड़ियाँ आ रही हैं तो प्राइम फेशिया यही ग्राउंड है। आगे जांच जो भी आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोटा के रामगंज मंडी में जिला आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक दिल्ली से गुजरात की तरफ जा रहा था। आबकारी विभाग के अधिकारियों को मुखबिर की सूचना पर ट्रक को रामगंज मंडी उपखंड के सुकेट टोल के पास से जब्त किया। ट्रक में 50 से 60 लाख रुपए तक की अंग्रेजी शराब बताई जा रही है। वहीं ट्रक को जब्त कर आबकारी विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। हमारी मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि दिल्ली से कोई गाड़ी अभी कोटा होते हुए गुजरात जा रही है, तो वो हमने नाकाबंदी करवाई रामगंज मंडी अपने सुकेत टोल के आगे, उसको रुकवाया। अब हमने देखा तो यहाँ पर इसमें दिल्ली में सेल दिल्ली की अंग्रेजी शराब और बियर थी जो गुजरात जा रही थी। इसको मौके से ड्राइवर को पकड़ा, ट्रक को पकड़ा और अभी हम काउंटिंग करवा रहे हैं इसकी कि कितनी शराब है, अंग्रेजी और बियर है इसमें, और लगभग 50 से 60 लाख की इसमें बियर, अंग्रेजी शराब और बियर है। कोटा में नारकोटिक्स ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। करीब 4.5 लाख नशे की गोलियां जब्त की। 1 करोड़ इन गोलियों की कीमत आकी जा रही है। सांचौर इलाके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है।
उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में स्थित गुप्तेश्वर रोड पर स्थित एक गोदाम में आज सुबह आग लग जाने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग को कंट्रोल नहीं किया जा सका। ऐसे में नगर निगम की फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर नगर निगम की 4 दमकल मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आग से गोदाम में रखा हैंडीक्राफ्ट और लकड़ी का माल जलकर स्वाहा हो गया। इस घटना में लाखों रुपए का माल का नुकसान होना बताया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। राजधानी में जब इन बेरोजगार युवकों की मांग को किसी ने तवज्जो नहीं दी तो ये गुरुवार की सुबह दिल्ली की ओर निकल पड़े। लेकिन दिल्ली की राह भी इनके लिए आसान नहीं थी। रास्ते में ही पुलिस वालों ने इन्हें रोक लिया। पुलिस वाले जब इनके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए तो इन बेरोजगार युवाओं ने पीसीसी दफ्तर का घेराव शुरू कर दिया। और हाल ये रहा कि 1-2 नहीं, पूरे 7 घंटे तक ये पीसीसी दफ्तर घेर कर बैठे रहे। बेरोजगार युवाओं को पीसीसी दफ्तर का घेराव करते देखते देखते जब पुलिस वालों का सब्र जवाब देने लगा तो उन्होंने इनके खिलाफ बल प्रयोग शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने बेरोजगार युवाओं को खदेड़ने की कोशिश की और जो नहीं भागे उन्हें बसों में बिठाकर शास्त्री नगर थाने लेकर चले गए। रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन का ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। आपको बता दें, ये बेरोजगार युवक 8 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन बेरोजगार युवकों की मांग है कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती के पद 6000 किए जाएं। पंचायती राज जेईएन भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को सीईटी से बाहर किया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिले। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन ईसीजी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। शिक्षक भर्ती में अधिकतम पदों पर विशेष शिक्षकों के पद निकाले जाएं। पंचायती राज एलडीसी 2013 मुख्य परीक्षा का कैलेंडर जारी करें। लखनऊ समझौते की तमाम मांगें जल्द पूरी हों। रोजगार के लिए बेरोजगार युवाओं की जंग जारी है और उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक उनकी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।